सहारा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का सहारा समय पर। मैं हूं आनंद विजय सिंह। बड़ी बहस में आज हम चर्चा कोरोना की दूसरी लहर पर करेंगे। देश कोरोना की दूसरी लहर से धीरे धीरे पार पा रहा है। एक तरफ जहां दूसरी लहर के आंकड़ों में गिरावट आ रही है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर सरकार बड़ा कदम भी उठा रही है। सरकार ने यह दावा किया है कि साल 2021 के अंत तक सभी को टीका दे दिया जाएगा और इसके लिए सरकार ने अगस्त से दिसंबर तक के लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया है। रोड मैप के अनुसार जुलाई में 51.6 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएंगी, जिनमें से 17 करोड़ डोज अब तक लगाई जा चुकी है। वहीं अगस्त से दिसंबर तक 216 करोड़ डोज का उत्पादन होगा, जिससे 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की डोज लग जाने की उम्मीद है। आकलन के मुताबिक देश 95 करोड़ लोगों के लिए ये डोज पर्याप्त होगी और साथ ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन का ट्रायल करने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि इस बीच कोविशील्ड को लेकर नया फॉर्मूला सामने आया है। अब कोविशील्ड की दूसरी डोज 12 से 16 हफ्ते में लगवाने की बात कही गई है, जबकि पहले ये दोनों डोज लेने के लिए 28 दिन से 6 हफ्तों का समय तय किया गया था। बड़ी बहस में आज हम बात इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर कोरोना के 17 करोड़ डोज जब 120 दिनों में लगाई गई है, तो ऐसे में सिर्फ 8 महीने में 95 करोड़ जनसंख्या को या 95 करोड़ आबादी को कोरोना की डोज देना क्या एक चुनौती नहीं होगा? आसान बात है क्या ये? सवाल ये भी है कि कोविशील्ड की डोज को लेकर बार बार समय क्यों बदला जा रहा है। तो बड़ी बहस में प्रदेशों के हाल भी हम जानेंगे अपने संवाददाताओं के साथ, और साथ ही विशेषज्ञों से जानेंगे इस फॉर्मूले के बारे में। तो आइए चर्चा हम करें, लेकिन उससे पहले आइए सुनाते हैं सरकार ने क्या तैयारी की है इसको लेकर। भारत बायोटेक ने एक नेजल वैक्सीन, एक सिंगल ड्रॉप सिंगल डोज वैक्सीन करा है, फेज 1-2 में है। उम्मीद है ये आएगा और उसी उम्मीद से हम दर्शा रहे हैं उनसे पूछ के कि ऑल गोज वेल 10 करोड़ डोजेस, 10 करोड़ डोज उन्होंने काम शुरू किए हुए हैं। ये सब ऐसे नहीं है, ये पूछ के कंफर्म करके बता रहे हैं। ये डेटा जो है वो कंपनी से आया है, रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन। कोविशील्ड 75 करोड़ डोज पैदा करेंगे अगस्त और दिसंबर के बीच में, 75 करोड़ टोटल। कोवैक्सीन 55 करोड़ बनेगा, भारत बायोटेक बनाएंगे और 3 और कंपनीज पीएसयूज के साथ काम करके बनाएंगे। दोनों वो रिलेटिवली कम है, बाकी ज्यादा है, लेकिन फुटप्रिंट बढ़ेगा और डोजेस बनेंगी। 55 करोड़ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमें उम्मीद है कि बायोलॉजिकल ई का एक सब यूनिट वैक्सीन जो कि अब फेज 3 की स्टेज पे है, वो उसकी प्रोडक्शन जल्दी शुरू होगी। बहुत प्रॉमिसिंग है और इसी उम्मीद के साथ हम दर्शा रहे हैं कि 30 करोड़ डोज हमें वहां से मिलने की उम्मीद है। यू मे से ऑप्टिमिस्टिक? यस, ऑफ कोर्स इट्स ऑप्टिमिस्टिक। इज देयर अ रिस्क ऐसा ना हो सकता है, अभी चल रहा है, लेकिन तैयारी तो है। बहुत प्रॉमिसिंग वैक्सीन है ये। जाइडस कैडिला का डीएनए वैक्सीन है, फेज 3 की लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है। जल्दी ही वो लाइसेंशियर के लिए अप्लाई करने वाले हैं। देश ने करके दिखाया एक नया प्लेटफॉर्म, पहली बारी। कम से कम 5 करोड़ डोज हमें उम्मीद है वहां से आएंगी। सीरम का नोवावैक्स वैक्सीन जो बाहर उपलब्ध हुआ बना है, उसको देश में बनाएंगे कोवावैक्स के नाम पे। 20 करोड़ डोज अवेलेबल होंगी, हमें बताया गया उन्होंने। तो आज हम यही चर्चा करने जा रहे हैं कि सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है वैक्सीनेशन की।
और वो अब सरकार कह रही है कि 2021 तक हम देश के सभी लोगों को वैक्सीन दे देंगे। तो ये चुनौती कैसे पूरी की जा सकती है, और साथ ही जो कोविशील्ड की पहले और दूसरे डोज के बीच के जो गैप को बढ़ाया गया है उसके बारे में भी हम समझेंगे, उसकी टेक्निकलिटी के बारे में भी हम समझेंगे। हमारे साथ आज इस पर चर्चा करने के लिए एक्सपर्ट मौजूद हैं। डॉक्टर डी.आर. राय साहब, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए, और डॉक्टर नरेश चावला जी, वाइस प्रेसिडेंट डीएमसी, हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सर, हम आपके पास आए, लेकिन जरा देश और दिल्ली का हाल ले लेते हैं अजीत प्रताप जी के साथ उनसे। अजीत प्रताप जी, जरा बताइए कि क्या स्थिति है अभी, देश के अलग अलग हिस्सों से क्या इनपुट्स आ रहे हैं और दिल्ली की क्या स्थिति है अभी? देखिए आनंद, सबसे अहम बात ये कि आज जो संक्रमण का जो डेटा है, यानी 3,43,000 संक्रमित लोग हुए हैं, लेकिन जो ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा है वो इससे ज्यादा है। यानी 3,46,000 लोग आज कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना का जो संक्रमण है वो 3,43,000 है। तो यानी जो संक्रमण के लोग हैं उनसे ज्यादा ठीक होने वाले लोग हमें मिल रहे हैं अब, और यही हाल पूरे देश का है। संक्रमण में थोड़ी सी कमी आ रही है, ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। पूरे देश में अगर देखें तो महाराष्ट्र जैसा कि था, जो स्थिति थी धीरे धीरे सुधर रही है। अब 40,000 में आंकड़ा आ गया है उसका। लेकिन अगर साउथ के राज्यों में देखें तो सबसे अहम बात यह कि कर्नाटक और केरला में बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, जो कि वाकई में चिंताजनक है। दिल्ली की स्थिति कमोवेश ज्यादा बेहतर स्थिति में आ गया है दिल्ली, क्योंकि 8,500 केसेस संक्रमण के आए हैं, जो कि एक समय लगभग 28-30 हजार जा रहा था। और पॉजिटिविटी रेट आज वहां पे 12% के आसपास था, जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और वाकई काबिले तारीफ है कि 12% पॉजिटिविटी रेट है, क्योंकि एक समय अभी अगर ज्यादा दिन बात नहीं करें तो लगभग एक महीने पहले लगभग 36% पॉजिटिविटी रेट थी। तो यानी दिल्ली में भी स्थिति सुधर रही है। पूरे देश में ऑक्सीजन की स्थिति भी अच्छी है, करीब करीब सब जगह स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन गोवा में अगर पिछले 3-4 दिन से देखें तो ऑक्सीजन के चलते जो गोवा मेडिकल कॉलेज है वहां पर मौतें हुई हैं। कल 15 मौतें हुई हैं, और पूरे अगर 4 दिन में देखा जाए तो लगभग 75 मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई है। हालांकि अन्य देश के हिस्सों में ऑक्सीजन की भी स्थिति बेहतर है, दवाओं की स्थिति बेहतर है, बेड्स खाली हुए हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स की अवेलेबिलिटी अभी भी नहीं के बराबर है, सब कुछ ऑक्युपाइड है। जहां तक आप बात करें कि टीकों के लेकर बात की जा रही थी, सरकार की ओर से भी प्रेस वार्ता की गई और उन्होंने बताया कि दिसंबर तक लगभग 150 करोड़ डोजेस देश को मिलेंगी और पूरे देश में लोगों को वैक्सीन लगाया जा सकेगा, ऐसी उम्मीद जताई गई है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो ज्यादातर जगहों पर अभी भी वैक्सीन नहीं है, और जिस तरह से कोरोना का वैक्सीनाइजेशन चल रहा था, जो सरकार का प्रयास था, उसमें अभी देखा जा रहा है कि थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। तो कमोवेश अगर देखा जाए तो संक्रमण के केसेस में कमी आई है, लेकिन वैक्सीन का जो ड्राइव चल रही थी वो जो जैसी उम्मीद थी वैसी नहीं चल रही है। हालांकि ऑक्सीजन, बेड्स और मेडिसिन की जो सप्लाई है वो देश में, उसकी स्थिति सामान्य हो चुकी है। आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए आपका अजीत प्रताप जी। तो एक अच्छी स्थिति ये है कि संक्रमित जो लोग हो रहे हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। जिस तरह की थोड़ी अफरा तफरी वाली स्थिति हो गई थी, भयावह स्थिति हो गई थी, उसमें थोड़ी राहत ज़रूर है। और इसी चीज़ को जरा हम आगे समझने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। डॉक्टर डी.आर. राय साहब, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए, और डॉक्टर नरेश चावला जी, वाइस प्रेसिडेंट डीएमसी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर डी.आर. राय साहब, जरा हम आपसे बताइए, समझेंगे कि अभी की जो स्थिति है जिसकी बात अभी कर रहे थे अजीत प्रताप जी भी, कि उसका आकलन आप किस रूप में करेंगे? आनंद जी, वाकई में बड़ी खुशी की बात है। अगर 28,000 जो केसेस अब रोज देखते थे और आज वो 8,000 पे आ जाएं तो बड़ी खुशी की बात है, और डॉक्टर समाज के लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं एक जगह अपनी फिंगर क्रॉस रखूंगा कि कई बार हमने ये देखा है कि जो हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको कम हो जाती है, तब हमको जो है ना केसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और आज की तारीख में संक्रामक को रोकने का सबसे बड़ा जो हमारे पास टूल है, जितनी ज्यादा हम टेस्टिंग करेंगे, जितने ज्यादा हमारे पॉजिटिव केस आएंगे, उसको आइसोलेट करेंगे, कंडम करेंगे,
कंडोन करने के बाद तभी हम इस चेन को तोड़ पाएंगे। अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हम चेन को तोड़ कैसे पाएंगे? ये बड़ी समस्या है। इसलिए मैं कोई ये नहीं कहना चाहता कि ये सच क्या है, लेकिन अगर ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर इस प्रकार से आ रहा है, हमें बहुत खुशी की बात है। लेकिन साथ साथ में हमको ये देखने की बात है कि जो इस संक्रामक से हमको जो निजात दिला सकता था वो था हमारा एक वैक्सीन। और वैक्सीन के ऊपर हमने बड़े पॉम्प एंड शो के ऊपर काम किया। 16 जनवरी से हमने उसको चालू कर दिया। हम लोग सब लोग कहते रहे कि आप जितने ज्यादा वैक्सीन करेंगे तो आने वाली वेव से हमको बचाएगा, आने वाली पॉपुलेशन को हम बचा पाएंगे। लेकिन 1 मई से सरकार ने कहा कि हम 18 से 45 को भी कर देंगे। लोग बहुत जुबिलेंट हो गए, बहुत खुश हुए कि अब हमको मिल जाएगा। और उसके बाद नतीजा क्या निकला? 1 तारीख को जब वो लोग अपने मोबाइल पे बैठे रजिस्टर करने को, सर्वर कभी डाउन कभी कुछ, और धीरे धीरे करते आज 150 वैक्सीनेशन सेंटर दिल्ली के इस वक्त बंद हो गए हैं। लोग बाग लाइन लगा के खड़े हुए हैं जी। इस वक्त सरकार ने, मैं बड़े तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं प्रधानमंत्री जी का, जब उनने 35,000 करोड़ का एलोकेशन कर दिया वैक्सीनेशन के लिए अपने बजट के अंदर। तो पैसे की तो कोई कमी थी नहीं आपके पास। और उसके बाद अगर आप 35,000 करोड़ रुपए के वैक्सीन लाके पब्लिक को, चाहे आपको बाहर, क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर 2 कंपनियां बना रही हैं और वो दोनों कंपनियां हिंदुस्तान को पूरा नहीं दे सकती। जी। हम चाहे कुछ भी कर लें, हमको ग्लोबल टेंडर देना पड़ेगा और हमको देना चाहिए इस बीमारी से अगर लड़ना है तो। और मैंने तो अपने आप लोगों के चैनल के माध्यम से बार बार कहा कि कृपा करके जो सब्सिडी आप दे रहे हैं उस सब्सिडी को 2-3 महीने के लिए ट्रांसफर कर दो वैक्सीनेशन की तरफ। हर गरीब आदमी को, छोटे तबके को गांव में फ्री वैक्सीनेशन दीजिए। जो शहरों के अंदर लोग समर्थ हैं, जो पैसा दे सकते हैं, उनको स्पुतनिक, फाइजर, जो भी वो लेना चाहें बाजार में अवेलेबल करा दीजिए। तो हम लोगों की एक इम्यूनिटी आ जाएगी, हम इस चीज से लड़ सकेंगे। लेकिन अभी भी, और उसके बाद हमने एक पॉइंट और मैंने बार बार कहा था कि अगर हमको हर्ड इम्यूनिटी लानी है तो कम से कम 1 करोड़ वैक्सीनेशन लोग लगाएं हम लोगों को, तब हमको मिलेगी। उसके लिए आईएमए ने अपनी तरफ से 4 महीने पहले लिख के दे दिया कि हमारी 3.75 मेंबरशिप के लोग, हमारे 1700 ब्रांचें, स्टेट हेडक्वार्टर वगैरह, सब लोग आपकी सेवा के लिए तैयार है निस्वार्थ। हमें आप सिर्फ वैक्सीनेशन सिरिंज दे दीजिए, हम हर घर घर जाके लगाने को तैयार है। अब ये तो सरकार के ऊपर है कि वो क्या चाहती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, इसको और हम आपसे समझना चाहेंगे। लेकिन डॉक्टर नरेश चावला जी, जो बातें अभी डॉक्टर DR राय साहब कर रहे थे, उसी को थोड़ा आगे हम बढ़ाएं तो क्या अभी की ज़रूरत है करने की राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, स्वास्थ्य महकमा को, ताकि ये जो गिरावट देखी जा रही है, कमी देखी जा रही है, वो जारी रहे और हम इस दूसरी लहर पर पूरी तरह से काबू पाने में सफल रहें? आनंद जी, कड़वी सच्चाई ये है कि अभी हम पहली लहर से उभर नहीं चुके हैं और दूसरी लहर की बुरी खबर हमें पहले सुना दी गई है। और वो ये भी कहा जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस एक स्मार्ट वायरस है, वो अपने आप को दोबारा बदलेगा, म्यूटेट करेगा, वो ऐसी जगहों पे घुसेगा, फॉर एग्जांपल बच्चों में और प्रेग्नेंट मदर्स में। और वो लहर बहुत दूर नहीं है, दैट इज हार्डली 3-4 मंथ्स अवे, दैट इज सितंबर अक्टूबर। उसका मतलब, और हमारे पास अभी 2 साल से लेकर 18 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीन है ही नहीं। उसका मतलब कि हमें जो अडल्ट की वैक्सीन को ही बढ़ावा देना है, दैट मींस 18+ लोगों को बढ़ावा देना है, लेकिन वो इतना बढ़ावा देना है कि वो हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो सके। उसके लिए 138 करोड़ की आबादी में हमें कम से कम 60-70 करोड़ वैक्सीन चाहिए। अभी हम कवर कर पाएंगे हार्डली 17.55 करोड़। दैट मींस इट इज अ वेरी वेरी टॉल ऑर्डर। अपार्ट फ्रॉम द 2 वैक्सीन मेकर्स ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग भारत बायोटेक for Covaxin and Serum Institute for Covishield, स्पुतनिक की प्रोडक्शन शुरू होने वाली है। बट ये पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस टाइम सारी स्टेट्स कह रही हैं हमें वैक्सीन दो, लोग इच्छुक हैं। जब तक इस चीज को हम एक जनता का अभियान नहीं बनाएंगे, जनता का अभियान कैसे बनेगा? जैसे पल्स पोलियो बना था। इनफैक्ट आपको याद होगा जब 16 जनवरी को हमने अभियान शुरू किया था तो हम कॉशियस थे, कितनी सेफ है, कितनी अनसेफ है, कोई बेहोश ना हो जाए, किसी को साइड इफेक्ट ना आए। दे आर एक्सट्रीमली सेफ वैक्सीन, ये बात अब प्रूव हो चुकी है। इसके लिए न केवल सेंटर्स बने जो कि बढ़ाए जाए, प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ाया जाए। इसके अलावा हम कहेंगे, जो लोग कहें कि घर घर जाके दो, वो घर घर जाके दो। उसके लिए हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन किया जाए।
जो जी। कि नर्सेस ट्रेन की जा सकती हैं। बुरा मत मानिए, इस टाइम ग्रामीण क्षेत्र आपको शायद मालूम नहीं है आनंद जी, इस टाइम जो हम दुनिया, शहरों की दुनिया देखते हैं, ये तकलीफ सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। हिंदुस्तान 60% हमारे गांवों में रहता है। गांवों में क्या बदशकली हो रही है आप एहसास भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। कोरोना इस टाइम घुस चुका है, वो केसेस बहुत तेजी से हो रहे हैं, बचने का कोई जरिया ही नहीं है। टेस्टिंग वहाँ होती नहीं है। लोग वहाँ पे थोड़े से जागरूक भी कम हैं और शायद शिक्षित भी कम हो सकते हैं। तो बहुत ही युद्ध स्तर पे जो ये थोड़ी बहुत न्यूज आ रही है कि 5 करोड़ यूनिट आ जाएंगी, 5 करोड़, इट इज टू लेस। कुछ स्टेट्स ने ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट किए हैं। हमारे हिसाब से इवन सेंटर शुड फ्लोट ए ग्लोबल टेंडर एंड गिव इट टू स्टेट्स सो दैट प्राइस कैपिंग हो सकते। इट शुड नॉट बी फ्री फॉर ऑल, कोई किसी रेट पे खरीद रहा है, कोई किसी रेट पे खरीद रहा है। तो मेरे हिसाब में सेंटर और स्टेट्स में कोऑर्डिनेशन हो, इसको कोरोना की वैक्सीन को प्रोक्योर करने में कोऑर्डिनेशन हो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स का। इसके अलावा हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3.5 लाख डॉक्टर तैयार खड़े हैं। मुझे अच्छी तरह याद है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक बड़ा आपने एक बड़ी बात कही कि सेंटर और स्टेट के बीच एक कोऑर्डिनेशन हो और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो संगठन है, आईएमए है, आपका संगठन है, इस तरह के और लोग जो लोग हैं, उन लोगों को भी जोड़ना चाहिए और उन लोगों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन और एक कम्युनिकेशन स्थापित होनी चाहिए और उनके सुझावों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। लेकिन एक बड़ी चिंता गाँव की तो चिंता है, हम इस पर आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा हरीश तिवारी हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए हैं, जरा वहाँ का हाल ले लेते हैं। हरीश जी जरा बताइए, महाराष्ट्र और मुंबई की क्या स्थिति है अब? देखिए, पहले से महाराष्ट्र में और मुंबई में स्थिति काफी सुधार हुआ है। 42,582 केसेस जो है पूरे महाराष्ट्र में आए हैं। अगर मरने वालों की संख्या की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में 850 लोगों की पूरे महाराष्ट्र में मौत हुई है। वहीं मुंबई की अगर हम बात करें तो 1700 केसेस आते हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। यहाँ पे 68 लोगों की मौतें हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का जो कार्य है, एक तरह से कहा जा सकता है कि मुंबई में ठप हो चुका है, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो मुंबई के जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर थे, वहां पर बड़े पैमाने पे लोग वैक्सीन लगवाने के लिए 45 साल से ऊपर उम्र वाले गए थे। उनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ था, लेकिन उन्हें बैरंग वापस आना पड़ा। और जब मैं सर्वे किया मुंबई के तमाम वैक्सीनेशन सेंटरों का, तो पता चला कि जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहां पर केवल 200 वैक्सीन दी गई है। और 200 वैक्सीन आप समझ सकते हैं, जहां पर कि 1 करोड़ 30 लाख की आबादी हो और 200 वैक्सीन हर सेंटर पे दी जाती हो, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर जो जितना तेजी से करना चाहिए था वैक्सीनेट, वो नहीं कर पा रहे हैं। वही सबसे अहम जानकारी मैं यह देना चाहूंगा कि मुंबई महानगर पालिका ने तमाम गाइडलाइन तैयार किए हैं। लॉकडाउन लगा दिया गया है वापस देखा जाए यहाँ पे, और किसी तरह की उम्मीद इनको ये है कि किसी तरह से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को जल्द से जल्द उस पर काबू पाया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि संख्या तो कम हुई संक्रमण की, लेकिन मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ पर कई ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर लोगों ने वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया, लेकिन गए तो हम घंटों खड़े होने के बाद वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया कि अब यहाँ पर वैक्सीन खत्म हो गई है और इंतजार अगले समय तक का। वो समय नहीं दिया गया कि कब तक वो अगले समय में कब तक। वही अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट भी हैं, डॉक्टर DR राय साहब और डॉक्टर नरेश चावला साहब, और ये इस पर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। शुक्रिया हरीश जी वहाँ के अपडेट के लिए और वहाँ के बारे में जानकारी देने के लिए आपका। डॉक्टर राय, हम आपसे जरा ये जानना चाहेंगे, अभी ये बात हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक तो बड़ी समस्या है, इस पर भी हम आपके पास आए, लेकिन उससे पहले अभी डॉक्टर चावला कह रहे थे कि अब चुनौती है, शहर से हटकर अब ये गांव की तरफ बढ़ गया है, और जब गांव में घुस जाएगा कोरोना तो आप समझिए कि स्थिति कितनी भयावह हो जाएगी, क्योंकि वहां पर अवेयरनेस की कमी है। और अभी भी हम लोग पिछली बार भी जब चर्चा कर रहे थे सर, तो हमने ये आपसे कहा था कि अभी भी वो स्थिति है कि वैक्सीन लेने से लोग डर रहे हैं, वैक्सीन लेने के पीछे कई तरह की भ्रांतियां हैं उनके सामने, और साथ ही एक चीज़ और भी कहा जा रहा है कि टेस्टिंग जो होनी चाहिए जिस रफ्तार से, वो रफ्तार नहीं मिल पा रही है गांव में। तो एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या है, और गांव के अंदर अब कोरोना पहुंच चुका है। आनंद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और एज ए डॉक्टर और डॉक्टर समाज जितने भी वर्कर हैं उन सबको इस चीज की बहुत चिंता है। कल ही मैं चैनल के ऊपर देख रहा था कि आसपास के हमारे गांव के अंदर, एक गांव के अंदर
पिछले एक हफ्ते के अंदर 27 लोगों की जान चली गई है कोरोना से। उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि भाई कोई आपके पास आया, कहता कोई भी नहीं आया। कोई टेस्ट हुआ, नहीं हुआ। आता है 2 दिन बुखार खांसी होती है, उसके बाद चला जा रहा है। अब आपके दूर दराज के गांव के अंदर जब हमको आज की तारीख में दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता या अहमदाबाद जैसे शहर के अंदर मेडिसिन की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, बेड्स की शॉर्टेज है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में कैसी है आप जानते हैं। हमारी रूरल क्या चीज है, मैं उसको बयान नहीं करना चाहता। सेकंड चीज ये कहूंगा कि जो गांव के अंदर आज की तारीख में कंडीशन है, जब तक कि वहां के सरपंच, जिला परिषद वाले, कलेक्टर, दूसरे लोग उसको नहीं संभालेंगे, उनको वैक्सीनेशन की सहूलियत देंगे, खास तौर से उनको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पहले भी एक बार ये कहा था, जिस वक्त मजदूरों का पलायन चालू हुआ था, मैंने कहा मजदूरों को कृपा करके गांव में मत घुसने दीजिए। आप उनका टेस्ट करके ये एक बड़ी समस्या है। अगर वो पॉजिटिव हैं वो जाएंगे तो हमें किसी को पता नहीं लगेगा। हाँ। और सबसे बड़ी जो एक और बात है जो कि आज ग्राउंड रियलिटी है, आज शहरों के अंदर स्मार्टफोन हर एक के पास हो गया है, टेलीविजन की सुविधा सब हो गई और आप लोग बहुत कुछ एडवर्टाइज कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मेरे गांव कुछ इतने इस प्रकार के हैं जहाँ पे ना तो व्हाट्सएप की मतलब स्मार्टफोन की कोई फैसिलिटी है, उनके पास जागरूकता की कमी है। तो सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को आज अगर आप रोक सकते हैं, जैसे अभी डॉक्टर चावला कह रहे थे कि हमारी पहली वेव खत्म नहीं, दूसरी सर पे आ गई और तीसरी की चिंता हो रही है। मैं आपको बता दूं, अगर तीसरी, ईश्वर करे हमें तीसरी वेव का सामना ना करना पड़े, अगर तीसरी वेव हमें सामना करने पड़ गई तो उसमें बच्चों को अगर इफेक्ट हुआ, बच्चे को हमें कॉर्डन करना, उनको आइसोलेट करना, क्वारंटाइन करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। और उसके साथ हमको किसी माँ बाप को रहना पड़ेगा। एक बच्चे के इन्फेक्ट होते ही पूरा परिवार बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल हमारे पास ये सबसे बड़ी समस्या है। और एक चीज और कि कोविशील्ड के जो गैप है वो बढ़ाते जाया जा रहा है, उसके पीछे की वजह भी हम आपसे जरा जानेंगे। जरा लखनऊ का रुख करते हैं, आलोक गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जरा संक्षेप में हमें बताइए यूपी का क्या हाल है। बस 3 हमारे पास बताने के लिए प्रमुख बातें हैं। पहले तो मैं आंकड़ा आपको बता दूं कि बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के अंदर 15,747 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन मौतों के जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा। 312 मौतें बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं। 26,000 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। रिकवरी रेट भी थोड़ा बढ़ा है, 86% के करीब रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश का हुआ है। टेस्टिंग की जो बात होती है कि कम टेस्ट हो रहे हैं, 2,63,000 के लगभग टेस्ट हुए हैं बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि लगभग 15,747 नए मामले उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं। दूसरी प्रमुख बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 18+ के लिए करीब 18 जिलों में ये टीकाकरण का अभियान चल रहा था। अब इसमें 5 और जिले जोड़े गए हैं जो मंडल मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के, मिर्जापुर मंडल मुख्यालय, बांदा, गोड्डा, आजमगढ़ और बस्ती। तो इस प्रकार 23 जिलों में 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण सोमवार से शुरू होगा और इसके लिए बाकायदा पोर्टल पर रविवार को 10 बजे से लोग अपना लॉगिन कर सकते हैं, अपना टाइम स्लॉट ले सकते हैं। तीसरी और इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण बात है, ब्लैक फंगस, जिसका जो उत्तर प्रदेश के अंदर भी पहुंच चुका है, प्रदेश के कई जिले इससे प्रभावित हो रहे हैं। ब्लैक फंगस को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया था और जो विशेषज्ञ टीम है, डॉक्टरों की एक टीम बनाई हुई है कोरोना काल में, उस टीम की रिपोर्ट भी आज शाम तक आ जाएगी। और क्या गाइडलाइन रहेगी, किस तरीके से ब्लैक फंगस के मरीजों को दवाई दी जानी है, उनका प्रोटोकॉल क्या रहना है, इसको लेकर देर शाम तक एडवाइजरी आ जाएगी इन विशेषज्ञ टीम जी। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी इस पूरे अपडेट के लिए, वहाँ की स्थिति के बारे में बताने के लिए। और सरकार ब्लैक फंगस को लेकर भी काफ़ी गंभीर है और उसके लिए भी एक गाइडलाइन बनाया जा रहा है, उसकी भी तैयारी की जा रही है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर नरेश चावला जी, इस चर्चा को जरा हम आगे बढ़ाएं तो हम आपसे और डॉक्टर राय आपसे भी हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कोविशील्ड का पहले डोज और दूसरे डोज के बीच के गैप को बढ़ाने के पीछे के मकसद को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हम आपसे जरा इस पर क्लैरिफिकेशन चाहेंगे कि आखिर वजह क्या है। पहले आया था 28 दिन दोनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए, बाद में इसको बढ़ाकर 4 से 6 हफ्ता किया गया और अब इसको और बढ़ा दिया गया 12 से 16 हफ्ता। अब इसको लेकर क्या है तर्क
जो डोज पहले और दूसरे डोज के बीच के गैप को बढ़ाया जा रहा है? आनंद विजय सिंह, इस पे बहुत ज्यादा हैरान मत होइएगा। जब हिंदुस्तान में 16 जनवरी से ये वैक्सीन स्टार्ट हुई थी तो हमने दोनों वैक्सीन का गैप 28 दिन रखा था, लेकिन जिस दिन हमारे देश में ये 28 दिन था, यूरोप में तब भी इसका गैप 8 से 12 हफ्ते था। तो अब आम लोग ये मत समझें कि क्योंकि वैक्सीन कम है तो सरकार जान के गैप बढ़ाती जा रही है। इसका एक सपोर्टिव एविडेंस है और बाकायदा इसके लिए शोध भी होता है, वो अनुसंधान रिसर्च होकर किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि पहली वैक्सीन के बाद तकरीबन 65% इम्यूनिटी आ जाती है, तो दूसरी डोज के बाद 92% जाती है। तो आप कहोगे कि पहले कम क्यों था? तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो लेटेस्ट रिसर्च हमें पता चलती है उसके बाद पता चलती है। तो कोई ये मत सोचे कि देश में वैक्सीन कम है तो जान के उसके 12 हफ्ते कर दिया या 16 हफ्ते कर दिया, ऐसा नहीं है। इवन एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, होल ऑफ यूरोप वाज डूइंग इट एट ए गैप ऑफ 12 वीक्स। तो ये हमने कुछ नया नहीं किया है, हमने अपनी सुविधा के लिए भी किया है और जो वैक्सीन का जिससे मैक्सिमम फायदा हुए उस हिसाब से भी किया गया है। इसमें कोई दोष नहीं निकाला जा सकता। जी, डॉक्टर राय, एक चीज़ हम आपसे इसी में आगे बढ़ाएं, अगर समझना चाहें तो अब सरकार ये कह रही है कि अगस्त से दिसंबर तक हम करीब करीब पूरी आबादी को हम वैक्सीनेट कर देंगे। 120 दिन में 17 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि बाकी लोगों को भी हम कर देंगे। तो क्या हम उस स्थिति में हैं? क्योंकि ये गैप भी बढ़ाया जा रहा है पहले और दूसरे डोज के बीच में। कोविशील्ड की हम बात करें, सबसे ज़्यादा वैक्सीन लेने वाले लोग कोविशील्ड के ही दिखाई दे रहे हैं। आनंद जी, आपकी तर्क से ही आंसर आपको मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि दिसंबर तक इतने वैक्सीन जो सरकार कह रही है लग जाएं। अगर ये स्पीड रहेगी तो कैसे लगेंगे आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं। मैं किसी आक्षेप के ऊपर नहीं जाना चाहता, मैं नहीं चाहता। मैं तो एक ऑप्टिमिस्टिक और एक डैमेज कंट्रोलिंग आदमी हूं। मैं कहता हूं कि आज भी हमें इच्छा शक्ति को रखकर हमको वैक्सीनेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और देना चाहिए और मैक्सिमम वैक्सीन करें। नहीं तो अगर जिस स्पीड से आज चल रहे हैं, आज देखिए कई स्टेट्स के अंदर जो है ना कोई वैक्सीनेशन चालू ही नहीं हुए हैं। और मैं दूसरी बात ये और कहना चाहता हूं कि जब आज से 1 मई से पहले तक जब सरकार सारा वैक्सीनेशन प्रोक्योर कर रही थी तो सरकार ने अपने हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट लोगों को क्यों अलाउ कर दिया? क्या जरूरत थी करने की? सरकार, आज भी मैं कहूंगा कि सरकार को प्रोक्योरमेंट अपने हाथ में रखना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन में अपने हाथ में रख के हर स्टेट को दे दे। अगर आपने स्टेट को कह दिया कि जाओ आप खरीदो और आप ये करो, तो उसमें कंपटीशन की भावना आएगी। कोई फेक करेगा, कोई कुछ करेगा। जो आपके पेपर से, आपके उनसे, मीडिया से आपको पता लगा कि आधार पूनावाला जी कहने लगे मेरे को धमकियां मिलने लग गई। अगर इस प्रकार का माहौल होगा तो आप किस प्रकार से कर पाएंगे? तो ये सारी चीजें सोचने की हैं। मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो टारगेट है बहुत दूर है जी। जब तक कि आप सब लोगों को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करोगे। देखिए, सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। आज प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी अपने 50-100 रुपए पर वैक्सीन लगाने के लेकर सारा कुछ आप सप्लाई कर दीजिए, वो अपनी सर्विसेज देने को तैयार है। स्टैंड ऑन क्लिनिक हम कम से कम 10 लाख क्लिनिक हिंदुस्तान के अंदर हैं, उनको दे दीजिए। अगर वो 50-100 लगाएंगे, कम से कम कुछ तो लगेगा। बिल्कुल, जिसको जहां जाना है लगाएगा, पैसा लेगा अपना। सरकार को सिर्फ फ्री देना पड़ेगा वैक्सीन एम्पल मात्रा के अंदर। और हाँ, उसकी ऑडिटिंग कीजिए। आप आधार कार्ड लेना है वो लीजिए, जो लेना लीजिए, लेकिन मास वैक्सीनेशन का प्रोग्राम वार फुटिंग के ऊपर करना होगा अगर हमने अपनी पॉपुलेशन को बचाना है और हमें थर्ड वेव से बचना है। तो नहीं तो ईश्वर बली करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर डी आर राय साहब और डॉक्टर नरेश चावला जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक महत्वपूर्ण जानकारी और आप लोगों की वजह से लोगों को भी जानकारी मिल पा रही है हमारे चैनल के माध्यम से कि ऐसी परिस्थिति में सरकारों को क्या करना चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, और लोगों को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से आशुतोष कुमार भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जरा बताइए बिहार का क्या हाल है, क्योंकि बिहार में स्थिति एक बार काफ़ी ऐसी हो गई थी, चिंताजनक हो गई थी, और अब जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक संक्रमण में भी कमी आ रही है, संक्रमित लोगों की संख्या में भी कमी आ रही है। स्थिति ऐसा लग रहा है कि काबू में है।
बेशक आनंद जी, आपने सही कहा, नीतीश कुमार जी को समझ आई लेकिन देर से आई। नतीजतन उनको लॉकडाउन तो लगाना पड़ा, लेकिन देर होने की वजह से जो हालात थे बिहार के, वो बड़ी ही खराब हालात थे। हालांकि लॉकडाउन लगाए जाने के बाद रेट्स घटे हैं, टेस्टिंग के बाद भी जो मरीज हैं उनकी संख्या में भी कमी आई है, और लॉकडाउन का ही फायदा होता हुआ देख के नीतीश कुमार ने 10 डेज का एक्सटेंशन दिया है। यानी अब बिहार के मुख्यमंत्री को लगने लगा है कि लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नतीजतन लॉकडाउन का सहारा उन्होंने लिया है। जहां तक वैक्सीन की बात करें तो निश्चित रूप से वैक्सीनेट करने का जो प्रोसेस है उसमें इजाफा किया गया है। आमतौर पे जो पटना की अगर हम बात करें या बिहार के अन्य हिस्सों की बात करें, आमतौर पे अस्पतालों तक वैक्सीनेशन सीमित था, लेकिन नीतीश कुमार ने थोड़ी सी अपनी नीति में बदलाव लाई है और उन्होंने शिक्षण संस्थानों को चुना है। सरकार को लगा कि यदि हम अस्पतालों में वैक्सीनेट कराएंगे तो जहां पे आरटीपीसीआर जांच कराने वाले लोग पहुंच रहे हैं, वहां यदि वैक्सीन दिलवाने वाले लोग पहुंचेंगे तो ज्यादा लोग इफेक्टिव हो जाएंगे। नतीजतन अब इसको बाइफरकेट किया गया है और पटना के कई नामी गिरामी शिक्षण संस्थानों में वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। तो सरकार के होश आए हैं, लेकिन देर से आए हैं। हालांकि ये राहत भरी खबर है, बिल्कुल, और ये राहत भरी खबर जरूर है, और इसको गंभीरता से सरकार को भी देखनी चाहिए और समझनी चाहिए, और क्यों जो एक्सपर्ट बता रहे हैं उसके आधार पर भी सरकार को फैसले लेने चाहिए। शुक्रिया आशुतोष, हमारे पास वक्त इतना ही था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आज के बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन एक बार फिर हमारा अनुरोध आप सबसे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, हाथ धोते रहें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सहारा समय के साथ। सहारा पुनः।